नदी की इस धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, कहीं से एक बूंद तेल ढूंढ लाओ ए दोस्तों, इस दीपक में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ आज पुनः मैं अपने YouTube चैनल ब्रेन एक्सपर्ट अंशु तिवारी पर नालंदा यूनिवर्सिटी के दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित हूं। आज इस दूसरे भाग में, नालंदा यूनिवर्सिटी के दूसरे भाग में, कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी के अन्य पहलुओं को हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस पहलुओं को स्टडी अध्ययन करने से पहले एक बार मैं अपने प्रथम भाग में जो नालंदा यूनिवर्सिटी का अध्ययन कराए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। चूंकि हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले भाग में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्थापना के संदर्भ में 3 राजाओं का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कुमारगुप्त प्रथम, जिसको महेंद्रादित्य की भी संज्ञा दी गई है, महेंद्रादित्य की उपाधि जिन्होंने प्राप्त किया है, क्रमादित्य की भी जिन्होंने मतलब की उपाधि प्राप्त की है। क्रमादित्य यानी वही गुप्त वंश के 5वीं सदी में इसकी स्थापना करते हैं, इसकी आधारशिला रखते हैं, इसकी नींव रखते हैं। ये मगध के राजा थे और मगध कितना मजबूत था इसके बारे में जब हम लोग मगध काल, जब महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपद काल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी भौगोलिक और सामरिक स्थितियों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। फिलहाल दूसरे नंबर पे हर्षवर्धन यानी हर्षवंश के हर्षवर्धन, वही राज्यश्री के पिताजी अर्थात गृहवर्मा की पत्नी राजश्री और गृहवर्मा के ये ससुर थे। हर्षवर्धन हर्षवंश के जो कन्नौज के राजा थे। उसके बाद 7वीं सदी में ये मतलब कि इसमें कुछ निर्माण कराते, बताएंगे क्या इन्होंने निर्माण कराया था। हर्ष ने दूसरी मंजिल का भी निर्माण करता और साथ ही साथ ये कई इतिहासकार दूसरी मंजिल के निर्माण के बारे में लिखते हैं इनके बारे में, और कई इतिहासकार लिखते हैं कि इन्होंने ताम्र विहार का निर्माण करवाया और साथ ही साथ जो बाउंड्री थी चारों तरफ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो विशाल दीवार का निर्माण था वो हर्ष के ही द्वारा कराया गया था, हर्ष के करकदमों के द्वारा कराया गया था। तीसरे नंबर पे जो हमारे शासक आते हैं, तीसरे नंबर पे जो राजा आते हैं, राजा देवपाल, जो पाल वंश के थे। पाल वंश के राजा देवपाल जो बंगाल की राजा थे, बंगाल में शासन करते थे। 9वीं शताब्दी में इन्होंने एक मठ का निर्माण करवाया था। मठ का निर्माण, कुछ लोग मठ का निर्माण, कुछ इतिहासकार मठ का निर्माण लिखते हैं और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इन्होंने और भी उसके मंजिल को आगे बढ़ाया था, तीसरे मंजिल की निर्माण उन्होंने कराया था। इस तरीके से ये 3 राजाओं का नाम इसकी स्थापना के संदर्भ में आता है। हालांकि निर्माण से संबंधित बहुत सारे राजाओं का नाम आता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आज हम निर्माण से संबंधित कितने मतलब लोगों का उसमें श्रेय जाता है, ये मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कल के अपने वीडियो में कि नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की यह एक पहली ऐसी विश्वविद्यालय थी जो आवासीय थी, पूर्ण रूप से आवासीय विश्वविद्यालय, पहली विश्वविद्यालय, बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे, जिस पर 1600 से अधिक शिक्षक, आचार्य, पंडित मतलब कि शिक्षक थे। 1:10 था, यानी विद्यार्थी और आचार्य पंडित के बीच का जो रेशियो था 1:10 था। अब यहां पर सीधे स्पष्ट हो गया। यहां पर ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग कौन थे? ह्वेनसांग और इत्सिंग ये चीन के यात्री थे। हालांकि चीनी यात्रियों का जब हम विदेशी यात्रियों का विवरण पर करेंगे, तो विदेशी यात्रियों का जब हम विवरण पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सिकंदर कब आया, सिकंदर से पहले कौन विदेशी यात्री आए थे, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, निर्याकस कौन था, स्काईलैक्स कौन था, है ना, अरिस्टोबुलस कौन था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्ट्रैबो कौन था, चूंकि इसके बाद सिकंदर के साथ कौन आया, सिकंदर के बाद कौन आया था, चीनी यात्री कौन थे, मुस्लिम यानी अरब से कौन यात्री आए थे, विदेशी यात्री, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग, इब्न खुर्दाव कौन था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करना है। फाहियान, चीनी यात्री फाहियान भी आया था। फाहियान अपनी किताब फोक्योकी लिखता, जब यहाँ से जाता है फोक्योकी लिखता है, हमारे समाज के बारे में लिखता है। उस फोक्योकी में क्या होगा, मैं उसके बारे में चर्चा, जब उसकी किताबों की चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि क्या किताबों में लिखी गई थी। इसके बाद हमारे यहाँ
ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग अपनी किताब सी यूकी लिखते हैं, यात्रा विवरण उसमें देते हैं सी यूकी। और उसके बाद इत्सिंग भी आते हैं, साथ ही चीनी यात्री। जो ह्वेनसांग हैं उन्होंने अपने किताब में स्पष्ट लिखा है, अपने यात्रा विवरण में स्पष्ट लिखा है कि 1510 आचार्य पंडित और 16,000 से 10,000 अधिक 10,000 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन करते थे और हर धर्म के उसमें पढ़ाई होती थी, कई धर्मों की पढ़ाई उसमें होती थी, स्टडी अध्ययन कराया जाता था। इसके पुस्तकालय के बारे में हमने बताया, इसमें इसके अगर निर्माण को देखें तो एक विशाल दीवार जो अभी मैंने बताया कि हर्ष ने करवाया था, कुछ इतिहासकार हर्ष को बताते हैं कि उस विशाल निर्माण विशाल दीवार की निर्माण चारों तरफ से सीमा यानी कि बाउंड्री की दीवार जो थी उसको हर्षवर्धन ने बनवाया था, हर्ष ने बनवाया था। और स्पष्ट कर दें कि जो राजा देवपाल थे, राजा देवपाल एक मठ का निर्माण करवाते, हालांकि 13 मठों का वो किया था, 13 मठों की प्राप्ति होती है। और वो भी बता दें कि जो इसका निर्माण था दक्षिण से उत्तर की तरफ था, उत्तर से दक्षिण दिशा में लगातार मतलब मठों की कतार थी, उसमें बड़े बड़े मंदिर और स्तूपों का, महात्मा बुद्ध की स्तूपों का वो होता है, महात्मा बुद्ध के, जिसमें मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं थीं। और एक बहुत बढ़िया बात बता दें, नरसिंह बलादित्य थे 80 फीट की नालंदा में एक ऊंची बुद्ध की मूर्ति बनवाते हैं, नरसिंह बलादित्य, याद रखिएगा, नरसिंह बलादित्य। आगे चल के हम बताएंगे नरसिंह बलादित्य के ही एक पुत्र थे, मैं इनके बारे में भी चर्चा करूंगा कि जो नरसिंह बलादित्य थे उनके पुत्र ब्रज थे जो एक विहार का निर्माण कराते हैं पश्चिम में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो इसमें 300 कमरे थे, 7 बड़े कक्ष थे, ऐसा लिखते हैं इतिहासकार कि 8 बड़े बड़े कॉलेज थे उससे एफिलिएटेड। इसके पुस्तकालय के बारे में अगर बात करें, हालांकि झील, आंगन, दीपक रखने के लिए जो हम दिया रखा कहते हैं आला था। उसके बाद अगर हम बात करें, साथ ही साथ अगर इसके प्रबंधन समिति की बात करें तो प्रबंधन समिति में 2 प्रकार की समितियां हुआ करती थी। जो पहली समिति थी वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संबंधित मतलब विषयों की जानकारी रखती थी, यानी शिक्षा को संचालन कराने का, किस प्रकार से किन विद्यार्थियों का चयन कैसे होगा, प्रवेश निर्गम कैसे होगा, इन सब विषयों पे मतलब कि वो जानकारी रखती थी। यानी पूर्णतः शिक्षा से संबंधित कार्य को संचालित करने का जो काम था वो पहली जो समिति थी उसकी थी। और जो दूसरी समिति थी, दूसरी समिति का सिर्फ और सिर्फ कार्य था, सिर्फ और सिर्फ जो कार्य था वो केवल और केवल अर्थव्यवस्था को देखना था, केवल और केवल अर्थव्यवस्था। मैंने पहले ही वीडियो में आपको क्लियर करा दिया था कि जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के द्वारा संरक्षण मिलता था, लेकिन राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। राज्य के द्वारा 200 गांव, अब देखिए इसमें भी क्या है कि 100 गांव किसने दिया, 200 गांव किसने दिया, इसमें धर्मपाल और हर्ष की भी बात आती है। हम आपको इसके विषय में चर्चा करेंगे कि जो हर्ष थे उन्होंने, हर्ष जो थे वो 100 गांव देते हैं दान में उसके अर्थव्यवस्था के लिए। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की को स्वतंत्र करने के लिए राज्य की संरक्षण तो थी, लेकिन वो राज्य से संरक्षण थी लेकिन राज्य से वो स्वतंत्र था, राज्य की कोई हस्तक्षेप नहीं थी, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र थी, यानी बंद अर्थव्यवस्था उसकी नहीं थी। यानी सीधी सीधी अगर हम बात करें तो हर्ष जो है 100 गांवों को अपने समय में 100 गांवों को दे दिया था दान में कि इससे आपका अन्न धन जो भी आता था उसी से मतलब कि नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास, नालंदा यूनिवर्सिटी का और संरचनात्मक विकास, सारी चीजें उसी पर डिपेंड थी। क्योंकि उस समय जो दान मिलते थे, उस समय जो मतलब कि भूमि का माप कैसे होता था, कट्टी क्या थी, पाउंड क्या थे, पिक्कल क्या थे, इन सभी विषयों में चूंकि जब हम वाट माप प्रणाली पढ़ेंगे तो समय का मापन किस तरीके से होता था, लंबाई का मापन जिस तरीके से आज हम लोग एट्टो फेम्टो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो जीगा मेगा पेटा टेरा एक्सा पढ़ते हैं, लंबाई की यूनिट पढ़ते हैं, नॉटिकल माइल पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, प्रकाश वर्ष पढ़ते हैं, है ना, पारलैक्स यूनिट पढ़ते हैं, पारलैक्स पढ़ते हैं, पैरलैक्टिक सेकंड पढ़ते हैं, है ना। इन सारी चूंकि हम कैसे क्या किस तरीके से उस समय क्या था, कट्टी क्या होती थी, जिस प्रकार से
हर्ष ने 100 गांवों को देकर नालंदा विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र करने के लिए एक अहम कदम उठाया, ठीक उसी प्रकार से धर्मपाल ने 200 गांवों को दान में दिया। हर्ष ने 100 गांवों को दान में दिया और धर्मपाल ने 200 गांवों को दान में दे दिया। 200 गांव दान में देने का सीधा मतलब था उसके अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र करना। हालांकि राज्य का संरक्षण तो था, लेकिन राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यही कारण है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। पूरे विश्व में 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात हो गई। कौन नहीं जानता है इसके नाम को। तो यहां से धर्मपाल ने 200 गांवों को दिया। हालांकि धर्मपाल जो थे 200 गांवों को ही नहीं दान में दिए, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विक्रमशिला की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जो प्रशासन है, वही मतलब कि वहां की भी जिम्मेदारी निभाएगी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की भी जिम्मेदारी, नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी वो विक्रमशिला की ही प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी। अर्थात एक तरीके से धर्मपाल जी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक इकाई पर जो खर्च आती थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि धर्मपाल और हर्ष दोनों ही मिल करके कहा जाए तो उसके अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र कर दिया, यानी उसके अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया। उस समय और उसके बाद की अगर बात करें, उसमें विद्वानों की बात करें, क्योंकि यह तो दूसरी व्यवस्था थी, दूसरी समिति थी। जो पहली समिति थी वो केवल और केवल शिक्षा को संचालित करने का कार्यभार उसको सौंपा गया था। यानी शिक्षा को किस प्रकार से पूरे विश्व में अपने शिक्षा प्रणाली को लोहा मनवाना है, पूरे विश्व में किस प्रकार से अपने शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा पद्धति को परचम लहराना है, तो इस विषय पर कार्य कर रही थी जो पहली समिति थी। और वेंग सांग अपने किताबों में प्रमुख सीयूकी में अपने आचार्यों का, पंडित आचार्यों का वर्णन करते हुए, हालांकि वेंग सांग शीलभद्र से योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं योग शास्त्र का, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपनी किताबों में कि शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती ये 5 प्रमुख आचार्य थे। हालांकि और भी प्रमुख आचार्य थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें आर्यदेव भी थे और विद्वानों में प्रसिद्ध दिंगनाग भी थे, दक्षिण के दिंगनाग और आर्यदेव भी थे। इसमें जो सबसे पहला हम बात करेंगे वो शीलभद्र। वेंग सांग के समय में जो शीलभद्र थे वो उस समय कुलपति थे। यानी कि मततट बंगाल के शीलभद्र जो थे वेंग सांग के समय में कुलपति थे। शीलभद्र के शिष्य थे वेंग सांग, और वेंग सांग जो थे, वेंग सांग अपने किताबों में स्पष्ट करते हैं, यह लिखते हैं कि जो शीलभद्र थे वो सत्य और धर्म के भंडार थे। देखिए किस प्रकार से हमारे जो पहले के जो विद्वान थे, जो विद्वत जन थे, किस प्रकार से मतलब पूरे विश्व में अपने आप को लोहा मनवाते थे, और किस प्रकार से हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे इतिहास को किस प्रकार से इतिहास के पन्नों को बदला गया, इतिहास के कन्नों को पर कालिख पोत दिया गया, जमीन में अंदर धंसा दिया गया हमारे इतिहास को, और अपने इतिहास को हमारे यहाँ धरातल पर उतार दिया, जिसको आज भी हम लोग स्टडी करते हैं। बताएंगे उसके विषय में किस प्रकार से इतिहास का पुनरुत्थान हुआ। देखिए यहां पर जो विद्वानों में प्रसिद्ध थे उसकी चर्चा तो मैंने किया। दिंगनाग और आर्यमन भी दक्षिण के थे जो विद्वान थे। इसमें जो शीलभद्र थे, वेंग सांग के समय में शीलभद्र कुलपति थे। इनसे भी पहले कुलपति धर्मपाल थे जो कांची के धर्मपाल थे। शीलभद्र से भी पहले कांची के धर्मपाल थे। हालांकि वेंग सांग जी शीलभद्र के बारे में अपनी किताब में वे लिखते हैं कि किस प्रकार के वो व्यक्तित्व थे, सत्य और धर्म के
भंडार कहते हैं उनको। ये सत्य और धर्म के भंडार हैं। यानी वहां के जो शिक्षक थे, केवल सिद्धबल ही नहीं, जब शीलभद्र कुलपति हैं, वो सत्य और धर्म के भंडार हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंतर्गत कार्य करने वाले जितने शिक्षक भी हैं, तो वो भी सत्य और धर्म के भंडार होंगे। अर्थात पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी, चाहे वो विद्यार्थी, वो सत्य और धर्म के भंडार थे। यानी वहां पर संघ के नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक था, अनुशासन नितांत आवश्यक था। यानी शीलभद्र जी अपने सीधे सीयूकी में लिखते हैं, यात्रा विवरण में लिख देते हैं, यह जो शीलभद्र थे सत्य और धर्म के भंडार थे। बहुत बड़े ये विद्वान थे, चिकित्सा शास्त्री भी थे, योग शास्त्री भी थे। हालांकि योग शास्त्र का स्वयं अध्ययन शीलभद्र से इन्होंने किया था, वेनसोंग ने। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनकी मृत्यु जब हुई, चूंकि जब मृत्यु हुई तो ये चीन में थे, जब मृत्यु हुई तो ये वेनसोंग जी चीन में थे। वेनसोंग वहीं से बोलते हैं, जैसे ही इनकी मृत्यु की खबर सुने तो वेनसोंग से मुख से एक आवाज आई, और उस मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द जो थे वो जरा सा सुनिएगा, किस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति जो थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट बोला अपने शब्दों में कि ज्ञान का नेत्र बंद हो गया, आज ज्ञान का एक नेत्र बंद हो गया। यानी सीधे सीधे वो आचार्य पंडितों को ज्ञान के नेत्र से तुलना करते थे। यानी 10,000 जो शिक्षक थे, 10,000 विद्यार्थियों पर जो 1600 शिक्षक थे, लगभग 1510 उनके हिसाब से, वो 1510 शिक्षकों को सीधे सीधे हम अगर देखें तो वो ज्ञान का नेत्र कहते थे। यानी इस तरीके से हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा प्रणाली थे, हमारे यहां के विद्वान थे। और किस तरीके से हमारे यहां के विद्वानों की तुलना, हमारे यहां के विद्वान कालिदास को क्या कहा जाता है? अंग्रेजों ने कालिदास को क्या कहा? भारत का शेक्सपियर। अरे इनकी तुलना शेक्सपियर से क्यों करते हो? शेक्सपियर कहीं नहीं है, कहीं तुलनात्मक अध्ययन शेक्सपियर से क्यों? कालिदास से महान नहीं थे शेक्सपियर, कालिदास महान थे। क्यों महान थे, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से हमारे इतिहास पर, हमारे मतलब कि हमारे मनोह मस्तिष्क पर किस तरीके से हमको गुलाम बनाया गया। लॉर्ड मैकाले हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए कितना प्रयास किया, और बदला भी, जिसका आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। उसने एक थ्योरी लाया, मैकाले बर्डन थ्योरी। मैकाले बर्डन थ्योरी में उसने क्या कहा? मैं पूरे देश को झेल रहा हूं, हम लोग पूरे देश को झेल रहे हैं। भारत कोई राष्ट्र थोड़ी था, भारत तो छोटे छोटे कबीले हैं। उसने इस प्रकार की संज्ञा मतलब की बात करता है। हालांकि मैकाले के विषय में भी हम पढ़ेंगे, अब तो शुरू ही हो गया है, इतिहास से रूबरू होंगे हम लोग। इसमें विद्वानों में आर्य शीलभद्र को उन्होंने, वेनसोंग ने मततट बंगाल के मतलब की वेनसोंग अपनी किताब में शीलभद्र को उन्होंने बताया कि ये पहले इसके कुलपति थे। हालांकि धर्मपाल और कांची के जो धर्मपाल थे, ये पहले कुलपति थे शीलभद्र से भी। उसके बाद देवपाल, राजा देवपाल, हाँ मैं उसी राजा देवपाल में तीसरे नंबर राजा देवपाल पाल वंश के, याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद पहले राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट वंश के धर्मपाल थे। राष्ट्रकूट वंश के धर्मपाल व रन्ना देवी के ही पुत्र थे देवपाल। और जो देवपाल थे, देवपाल ने 9वीं शताब्दी में वीरदेव कौन था? तो नागरहार जलालाबाद के बौद्ध भिक्षु थे, इनको कुलपति बना दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से मतलब किसी के साथ कोई मतलब की भेदभाव नहीं था। और उसके बाद इत्सिंग के समय में, जब इत्सिंग 670 ईस्वी में आता है, 7वीं सदी में आता है इत्सिंग, चीन का यात्री इत्सिंग आता है, तो इत्सिंग के समय में राहुल मित्र जो थे वो उस समय के कुलपति थे। हालांकि अगर बात शास्त्रार्थ की बात हो तो शास्त्रार्थ में चंद्रकीर्ति जो हैं दक्षिण में विद्वानों को पराजित करते हैं। चंद्रकीर्ति जाते हैं दक्षिण के भाग में निकलते हैं, यानी कि दक्षिण के भाग में निकलते हैं, जाते हैं और वहां के विद्वानों को पराजित करके आते हैं। एक बार की मैं एक कहानी बताऊं कि एक बार मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पर एक आचार्य पंडित लगभग मतलब कि 10 सूत्रों को लिखकर टांग दिए, लटका दिए और उसमें स्पष्ट मतलब कि बता दिए, स्पष्ट बोल दिए कि अगर
किसी की हिम्मत है तो इसे गलत सिद्ध करके दिखाए। वेंगसांग चूंकि थे, वेंगसांग ने उनको पूरी मतलब परिजन में वाद विवाद में उनको गलत घोषित कर दिए। वेंगसांग मतलब उसमें जीत गए, और जो आचार्य थे जिन्होंने हवाला दिया था इस बात का कि इसे गलत सिद्ध करके दिखाएगा, हालांकि इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया वेंगसांग ने, उन्हें पराजित किया, हालांकि माफ भी किए। उसमें क्या था ना कि सिर अपना कलम करवा लेंगे, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया। आपने अष्टावक्र, नंदी और अष्टावक्र का आप लोगों ने वाद विवाद देखा होगा, शास्त्रार्थ देखा होगा, ठीक है। तो यहां चंद्रकीर्ति दक्षिण के विद्वानों को पराजित करते हैं, और दिंगनाग जो दक्षिण भारत के थे, सुदुर्गम को पराजित करते हैं, जो नालंदा के पंडित थे। नालंदा के पंडित वही, ठीक है। अब विद्वानों में जो प्रसिद्ध थे मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा बताएं कि वहां की जो शिक्षण पद्धति थी किस प्रकार की थी। उसमें वहां पर हालांकि महायान के प्रवर्तकों, सबसे ज्यादा महायान के 14 से 18 विषयों का अध्ययन होता था। उसमें चिकित्सा से लेकर के योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि सभी विषयों का, वेद, वेदांत, पुराण, ये सभी विषयों का अध्ययन होता था। अगर इसी पर बात करें तो सबसे ज्यादा उसमें, चूंकि बौद्ध धर्म के लिए स्थापना हुई थी इसमें सबसे ज्यादा बुद्ध के पाली यानी पाली भाषा का मतलब कि वो मिलता है, प्रमाण मिलता है, बुद्ध की स्तूप मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, बुद्ध धर्म के से रिलेटेड ये सबसे ज्यादा था। बौद्ध जो थे, बौद्ध बाद में दो भागों में विभक्त, दो विचारधाराओं में विभक्त हो गए, महायान और हीनयान। हालांकि महायान और हीनयान दोनों ही विचारधाराओं का यहाँ अध्ययन कराया जाता था, लेकिन जो महायान के प्रवर्तक, सबसे ज्यादा महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, असंग, धर्मकृति आदि का अध्ययन कराया जाता था। सबसे ज्यादा उनकी रचनाओं का अध्ययन कराया जाता था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उस समय कुछ विद्वानों का मत है कि धातु की कांस्य की मूर्ति वहां पर मिली है। हालांकि मैंने पहले ही बताया नरसिंह बलादित्य ने 80 फीट बड़ी मूर्ति बनवाई थी। एक 19 फीट का भी मूर्ति का मतलब कि प्रमाण मिलता है, एक सुल्तानगंज से 7.5 फीट का मिलता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर जो है धातुओं के कांस्य की मूर्तियां प्राप्त होने से यह कहा जाता है कि उस समय धातुओं की भी ज्ञान थी। धातु का तो ज्ञान था ही, लेकिन धातुओं से मूर्तियां बनाने की तकनीकी भी थी, यानी धातुओं से मूर्तियां बनाने की भी तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी भी उस समय थी, प्रचलन में थी। अब इसके बाद अब विद्वानों में ये जो बाह्य देश में जाने वाले जो विद्वान थे 8वीं शताब्दी में जाते हैं। चंद्रगोविंद, शांतरक्षित, पद्मसंभव, काश्मीर के पद्मसंभव थे, ये लोग तिब्बत गाते हैं। ज्ञानपाल एवं रत्नश्री जो है तिब्बत गए देवपाल के समय में, हाँ वही देवपाल, ठीक है, जो किसके पुत्र से, धर्मपाल के, राष्ट्रकूट वंश के थे ये लोग। हालांकि ये पाल वंश के राजा देवपाल थे। चंद्रगोविंद, इसके बाद कमलशील, कुमारजीव, धर्मदेव, गुणवर्मा तिब्बत व चीन जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया नरसिंह बलादित्य ने मतलब कि 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति इन्होंने बनवाया था। अब नालंदा से संबंधित जो कंपटीशन से भी इंपॉर्टेंट है, नालंदा के निर्माण से संबंधित गुप्त वंश के 5 शासक बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जो ब्रह्मगुप्त थे बुद्धगुप्त जो थे दक्षिण में दूसरा विहार का निर्माण कराते हैं। देखो वो बिहार नहीं है, विहार है। विहार का मतलब होता है घूमना, सीधी सी बात जान लीजिए, विहार का मतलब होता है घूमना, यानी कि सीधी सी बात। और बाद में हम बात करें तो बाद में इसमें बौद्ध जो भिक्षु थे वो निवास करने लगे, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को हम लोग विहार के नाम से जानते हैं। जो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान है उसको हम लोग बौद्ध भिक्षु के नाम से विहार के नाम से जानते हैं। आमोद, पाली और संस्कृत में आमोद प्रमोद के लिए विकसित जो भी स्थान होती थी उन्हें हम विहार कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो तथागत गुप्त थे वो पूर्व में एक विहार का निर्माण कराते हैं। नरसिंह बलादित्य जो है पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर की दिशा में एक मतलब कि ये विहार का निर्माण कराते हैं। जो नरसिंह बलादित्य के ही पुत्र थे ब्रज, जिन्हों के बारे में हमने अभी बताया आपको, पश्चिम में इसके मतलब कि एक विहार का निर्माण कराते हैं। ये 5 गुप्त, और संस्थापक तो स्वयं में कुमार गुप्त प्रथम, जिसको महेंद्रादित्य या क्रमादित्य की संज्ञा दी गई, उपाधि दी गई थी,
गुप्त वंश के, ये 5 गुप्तीय वंश के शासक जो थे नालंदा के निर्माण से संबंधित बड़ी ही अहम रोल प्ले किए हैं। हालांकि मठ का निर्माण आपके हर्ष ने भी दीवार का निर्माण करवाया है ना। जैसे जैसे आए सब लोग निर्माण कराते गए। हालांकि ये 5 गुप्तीय वंश शासक को याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो यशोवर्मन थे, यशोवर्मन जो है नालंदा प्रशस्ति, हालांकि प्रयाग प्रशस्ति लेख भी आपने पढ़ा होगा। हालांकि उसमें प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो 4 प्रकार के मतलब कि 4 लोगों का उसमें वर्णन मिलता है ना। प्रयाग प्रशस्ति लेख छोड़िए, यहां पर ये यशोवर्मन जो है अपने नालंदा प्रशस्ति लेख में 8वीं शताब्दी में अपने नालंदा प्रशस्ति लेख का मतलब होता है कि ऐसा लेख जिसमें किसी विषय की प्रशंसा की गई हो, यानी कि ऐसा लेख जिस पर किसी विषय की क्या की गई हो, प्रशंसा की गई हो, उसे प्रशस्ति लेख के नाम से जानते हैं। तो यशोवर्मन जो है कि प्रशस्ति लेख है नालंदा प्रशस्ति लेख, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के यानी कि 8 कॉलेजों यानी भवनों की प्रशंसा करते हैं। और इस नालंदा प्रशस्ति को लिखने वाले जो थे वो शीलचंद थे। क्या लिखते हैं नालंदा प्रशस्ति लेख में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, नालंदा के बारे में लिखते हैं कि नालंदा की गगनचुंबी पर्वत शिखर के समान विहार वालियां पृथ्वी के ऊपर ब्रह्म द्वारा विरचित सुंदर यात्रा के समान शोभायमान हो रही थी। सभी नगरों में नालंदा अपने विद्वानों के कारण जो विभिन्न धर्म ग्रंथों तथा दर्शन क्षेत्र में निष्णात थे सबसे अधिक ख्याति प्राप्त किए हुए थे। अर्थात यशोवर्मन जो है अपने नालंदा प्रशस्ति लेख में भी इस प्रकार इसका उदाहरण किए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं थी। उसमें जो आचार्य पंडित जो शिक्षक थे 1600 वो कोई साधारण नहीं थे। इसी में वेंगसॉन्ग भी लिखते हैं कि सत्य और धर्म के भंडार थे, ज्ञान के नेत्र थे। ये सारे के सारे प्रशंसा से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी बहुत ही बेहतर थी, बहुत ही विकसित थी। लेकिन किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले आकर के हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, अंग्रेज किस प्रकार से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे इतिहास के पन्नों पर कालिख पोत करके ताकि हम पढ़ भी ना पाए उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं, जमीन में धंसा देते हैं और अपने इतिहास को प्रचलन में लाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अब यहाँ पर जावा एवं सुमात्रा के जो शासक थे जो बालपुत्र देव, ये भी एक मठ का निर्माण का, तो निर्माण से संबंधित ये भी हो सकते हैं बालपुत्र देव जो देवपाल के समय में थे। ठीक है, शीलभद्र को ये तो मैंने आपको बताया। जो इतसिंह थे वो 670 ईस्वी में आते हैं नालंदा और 10 वर्ष यहां रहते हैं और 10 वर्ष रह करके 400 से अधिक संस्कृत की प्रतिलिपि का वो करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, प्रतिलिपि तैयार किए हैं। ठीक है, भारतीय देखिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने स्पष्ट लिखा, भर्तृहरि शास्त्र का इन्होंने वर्णन किया है अपनी किताब में। 10 वर्ष रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं और इन्होंने लिखा कि भारतीय गुरुओं के प्रति, देखिए कितनी भारतीय गुरु परंपरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारम व्यापतम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी भारतीय गुरुओं के प्रति इतसिंह कहता है कि इनके मुख कमल से जो ज्ञान प्राप्त करके मैं अपने को धन्य समझता हूं, जो मेरे लिए अन्यत्र असंभव था। यानी कि जो इतसिंह थे, इतसिंह ने भर्तृहरि शास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं जो धर्मपाल के समकालीन थे, भर्तृहरि क्या थे, धर्मपाल के समकालीन थे, ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं कि भारतीय गुरुओं से जो मैंने मुख कमल से ज्ञान प्राप्त किया है वो कहीं अन्यत्र हमको नहीं मिल सकता था। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और मैं गौरवान्वित हूं, यह असंभव है हर जगह और कहीं यह मिल नहीं सकता। यानी हमारी इस तरीके की हमारी पहचान थी शिक्षा व्यवस्था में और किस प्रकार से हमने अपने पहचान को खोया है। इसमें जो हमने आपको कल भी बताया था कि किस प्रकार से मतलब इसको नष्ट किया गया, वही
मिन्हाज मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और लामा तारानाथ जो बिंदुसार को दक्षिण भारत के विजय का सम्राट बताते हैं, वो लिखते हैं कि तुर्कों के आक्रमण में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। हालांकि पंजाब के क्षेत्र में जो हूण थे, सबसे पहले हूणों का आक्रमण मिलता है, लेकिन हूण सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारी उस समय गुप्त वंश था और गुप्त वंश के सैन्य प्रशासन व्यवस्था इतनी मजबूत थी, अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि हूणों का एक नहीं चल पाया। और हूणों का एक नहीं चल पाया, वो कुछ नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन वही 1193 में भारत आया और 1199 में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और आक्रमण करके धू धू करके हमारे मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। 6 महीने तक लगातार जलते रहा हमारा विश्वविद्यालय, हमारा पहचान, हमारी इतिहास जलती रही 6 महीने तक लगातार, क्योंकि उसमें जो ताम्रपत्र पर उकेरा गया था, जो भी पांडुलिपियां थी, ये कुछ मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हो पाया तिब्बत की तरफ। कुछ वहां से कुछ तो भागने में सफल हुए लगभग मतलब कुछ पांडुलिपियां 300 से ज़्यादा पांडुलिपियां लेकर के और भागे तिब्बत की तरफ, और तिब्बत में जा करके उसका प्रचार और प्रसार हुआ और ये चीज़ जानता था कि हमें मरना है। यही तो उसके मृत्यु का कारण बनी बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार से मतलब कि पागल सन की नरभक्षी हत्या किया, नरसंहार किया, साथ ही साथ पूरे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। अर्थात बख्तियार खिलजी जो था वह हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को समाप्त कर दिया। ये रहा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। और साथ ही साथ हम अगर आपको बता दें तो यूनेस्को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2016 40वें बैठक में यूनेस्को के 40वें, ये पूछता है यूनेस्को के 40वें बैठक में 40वें सत्र में जो तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था, जो तुर्की के, देखिए तुर्की का ही था बख्तियार खिलजी, तुर्की का बख्तियार खिलजी, देखिए कितनी मतलब कि तुर्की के बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान, तुर्की के ही इस्तांबुल में 40वां बैठक यूनेस्को का होता है और नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया जाता है 2016 में। 2016 में केवल नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, हालांकि ईरान, चीन, माइक्रोनेशिया के भी अन्य स्थलों को भी शामिल किया जाता है 2016 में। 2021 में रामप्पा मंदिर जो 39वां है, 2021 में रामप्पा मंदिर और साथ ही साथ में कुछ दिन बाद 2021 में ही धौलावीरा साइट को मतलब कि यूनेस्को यानी वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। 1983 में आगरा किला, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और ताजमहल, इन चारों को एक साथ मतलब कि 1983 में यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। और जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये सारी चीजें जो हैं इन सबको मतलब कि शामिल किया गया है। अभी तक 40, याद रखने की चीज है, अभी तक 40 कुल मिला के 40 जो है हमारे वैश्विक धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। अर्थात उसकी देख रेख, उसकी प्रशासन व्यवस्था, उसकी सब कुछ जो है, सारी व्यवस्था जो है, उसका विकास है ना, सब कुछ यूनेस्को देखती है। तो अभी यूनेस्को 2016 में नरेंद्र मोदी जी का दौर था और 2015 में इसका प्रस्ताव भेजा गया कि इसे यूनेस्को द्वारा मतलब कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाए। हालांकि अड़चनें बहुत आई, लेकिन अड़चनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि केंद्र की सत्ता मजबूत थी। जब केंद्र की सत्ता मजबूत रहेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्र की सत्ता जब मजबूत रहेगी तो सबको सुनना पड़ेगा और सबको सुनना पड़ा, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, है ना। तो ये हमारा था इतिहास, 2016 में शामिल हो गया।
तो हमेशा ध्यान रखिए, विदेशी आक्रमण तभी हुए हैं जब हमारी केंद्र कमजोर हुई है। तो केंद्र को मजबूत बनाना जरूरी है। केंद्र मजबूत रहेगा तो विदेशी आक्रमण नहीं होंगे और सबको सुनना पड़ेगा हमारी बात। यह रहा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय की तीसरे भाग में भी हम प्रवेश करेंगे, अभी तो 2 भाग ही हुआ, और भी कुछ पहलुओं को हम स्पष्ट करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। तो एक बार जल्दी से हम लोग एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अंत में मैं जाते जाते बता दूं कि जैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी समाप्त होगा, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।